हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एक्टिव। आज की वीडियो अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 19 है ये। एंड जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड्स एंड बेस 64 इनकोड एंड डिकोड। सो अभी तक हमने अपने सिलेबस में फंक्शन इंटरफेसेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंसेस एंड स्ट्रीम एपीआई, इनको अच्छे से कवर किया है। एंड आज हम देखेंगे डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड एंड बेस 64 इनकोड एंड डिकोड। सो डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, ये ऑब्वियसली जहां तक है 2 मार्क्स में ही आएगा, क्योंकि एज सच इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। स्टिल अगर 7 मार्क्स में आएगा तो मैंने इसमें कोड इंक्लूड करे हैं। 2 मार्क्स में आएगा तो सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखने की नीड पड़ेगी, 2 मार्क्स में खाली डेफिनेशन बतानी है। अगर स्टिल 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो दोनों पूछेगा डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। इसमें आपको डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स प्लस कोड तीनों लिखने पड़ेंगे ताकि आप बेस्ट पॉसिबल मार्क्स गेन कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं डिफॉल्ट मेथड की डेफिनेशन से। जावा प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू क्रिएट डिफॉल्ट मेथड इनसाइड द इंटरफेस। सो अभी हमने जो इंटरफेस पढ़ा था उसके अंदर जावा एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम उस इंटरफेस के अंदर एक डिफॉल्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं। डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, आपको इनेबल करता है किसी भी नई फंक्शनलिटी को ऐड करने का एग्जिस्टिंग इंटरफेस में रन टाइम पर। ठीक है, डिफॉल्ट मेथड से हम किसी भी इंटरफेस में एक नई फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं रन टाइम पर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिफॉल्ट मेथड। और जावा में इंटरफेसेस के अंदर हम डिफॉल्ट मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। सो मेथड विच आर डिफाइंड इनसाइड द इंटरफेस एंड टैग्ड विद डिफॉल्ट आर नोन एज डिफॉल्ट मेथड। सो ऐसे मेथड जो इंटरफेस के अंदर क्रिएट होते हैं और टैग्ड यानी उन पर डिफॉल्ट लिखा रहता है, उनको हम डिफॉल्ट मेथड कहते हैं। दीज मेथड आर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पढ़ा था क्या होते हैं, लेकिन ये जो डिफॉल्ट मेथड होते हैं ये हमारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, राइट। फिर बात करते हैं हम जावा डिफॉल्ट मेथड एग्जाम्पल की। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो बस इतना लिख देना, मोर देन इनफ है। और डिफॉल्ट मेथड आप का मतलब आपको पता ही है कि ये आपको इनेबल करता है क्या, नई फंक्शनलिटी को ऐड करना रन टाइम पर। सो इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, सेबल इज अ फंक्शनल इंटरफेस दैट कंटेन्स अ डिफॉल्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो यूनिट की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। यहाँ पे हमने सेबल नाम से प्रोग्राम में आ जाते हैं, इंपोर्टेंट प्रोग्राम है। अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो ये प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा। तो एक इंटरफेस बनाए किसके नाम से, सेबल के नाम से। कौन सा इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, जिसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। यहाँ पे ये रहा डिफॉल्ट वर्ड से के नाम से हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और हमने पढ़ा था फंक्शनल इंटरफेस में कि एक प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो एक ही होगा, राइट, लेकिन डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड कितने भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होगा। तो यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस में हमारे पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो है डिफॉल्ट वर्ड से नाम से। और हमारे पास डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड कितने भी हो सकते हैं, राइट। सो द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट मेथड इज यूज्ड टू डिफाइन अ मेथड विद अ डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब डिफॉल्ट मेथड का कंसेप्ट ही यही है कि डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन। डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दिया, ऐसी फंक्शनलिटी जिसमें हम कोई मतलब ऐसा मेथड जिसमें हम कोई नई फंक्शनलिटी को यूज ऐड कर सकते हैं रन टाइम पर, राइट। यानी कि यू कैन ओवरराइड डिफॉल्ट मेथड आल्सो टू प्रोवाइड मोर स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड। वही बात इसमें लिखी गई है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटरफेस बनाया है सेबल नाम से, डिफॉल्ट वर्ड हमने यहाँ पे पब्लिक अपना फंक्शनल इंटरफेस बनाया है। यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, ये पब्लिक क्लास डिफॉल्ट मेथड इंप्लीमेंट सेबल से हमने अपनी क्लास बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमारा यहाँ पे। फिर हमने मेन क्लास लिखी और यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड से हमने नया डिफॉल्ट मेथड क्रिएट करा है, राइट। यहाँ पे लिखा भी है कि मेथड विच आर डिफाइंड इनसाइड द इंटरफेस एंड टैग्ड विद डिफॉल्ट आर नोन एज डिफॉल्ट मेथड। सिमिलरली हमारा डिफॉल्ट मेथड है कॉलिंग डिफॉल्ट, ये हमारा डिफॉल्ट मेथड। यहाँ पे हम डिफॉल्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहा है कॉल मेथड, बस एक प्रिंट करवा रहा है क्या, वर्क इज वर्शिप। तो पहले यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस का आउटपुट आया हेलो दिस इज डिफॉल्ट मेथड वाला। फिर दूसरा यहाँ पे हमने कॉल कराया है, उसका आउटपुट आया वर्क इज वर्शिप, राइट। ठीक है, ये हमारा ये रहा ना डिफॉल्ट मेथड, ये फंक्शन इंटरफेस के अंदर, और एक ये, राइट।
तो होपफुली डिफॉल्ट मेथड क्या होता है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो इसके चांस है वो 2 मार्क्स में आने के, स्टिल अगर 7 मार्क्स में आएगा तो मैंने आपको इतना समझा दिया है, डेफिनेशन बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया है, प्रोग्राम बता दिया और डिफॉल्ट का काम बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टैटिक मेथड की। अगर आपको डिफॉल्ट समझ में आ गया तो स्टैटिक मेथड तो और आसान है, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। भाई यू कैन आल्सो डिफाइन स्टैटिक मेथड इनसाइड द इंटरफेस। जिस तरीके से हमने डिफॉल्ट मेथड को डिफाइन करा था इंटरफेस के अंदर, सिंपल हम स्टैटिक मेथड को भी इनसाइड द इंटरफेस डिफाइन कर सकते हैं। अब स्टैटिक मेथड क्या होता है? स्टैटिक, ऑल्दो हमने डिफॉल्ट मेथड स्टैटिक मेथड ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस अपने वीडियोस में, लेकिन स्टिल अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, डिफॉल्ट मैंने बता दिया। स्टैटिक मेथड ऐसा मेथड होता है जो कि अपनी ही क्लास से बिलोंग करता है, अपनी क्लास के किसी स्पेसिफिक इंस्टांस से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। स्टैटिक मेथड क्या होता है? बहुत सीधा बच्चा है, उसे बस अपनी मम्मी से मतलब है। उसकी मम्मी के कितनी बहन है, कितने भाई हैं, मौसी मामा, उनसे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली स्टैटिक मेथड क्या है? अपनी क्लास से मतलब रखता है, अपनी क्लास के अंदर ही खुश रहता है, अपनी क्लास से बाहर नहीं जाता है। सिमिलरली हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, स्टैटिक मेथड इज अ मेथड दैट बिलोंग्स टू क्लास, नॉट टू एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द क्लास, राइट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिक मेथड क्या होता है। अब स्टैटिक मेथड आर यूज टू डिफाइन यूटिलिटी मेथड। अब स्टैटिक मेथड क्या होता है? यूटिलिटी मेथड को डिफाइन करने में मदद करते हैं। अब आप कहोगे यार अब इतनी मुश्किल से तो स्टैटिक समझा, डिफॉल्ट समझा, अब ये यूटिलिटी मेथड कहाँ से आ गया? यूटिलिटी मेथड का भी काम कुछ नहीं है। यूटिलिटी मेथड एक परफॉर्म करता है कॉमन ऑफन रीयूज फंक्शन को, यानी कि एक हमने फंक्शन बना दिया, किस नाम से? सम नाम से। तो बार बार उसको कॉल कर रहे हैं, ए प्लस बी कर, चल बी प्लस सी कर, डी प्लस ए कर। तो वो हमारा यूटिलिटी मेथड हो गया जो बार बार कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऑफन रीयूज फंक्शंस होता है, और उनको कोई ऑब्जेक्ट लेवल स्टेट की कोई एज सच नीड नहीं होती। तो अब हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो इंटरफेस बनाया हमने एक सेबल नाम का, इसमें सबसे पहले फिर हमने एक डिफॉल्ट मेथड डिक्लेयर किया है डिफॉल्ट वर्ड से नाम से। उसके बाद उसमें हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन की लाइन लिखी है। फिर जस्ट हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया वॉइड से मोर स्ट्रिंग मैसेज के नाम से। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर गौर करने की है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई बॉडी नहीं है। डिफॉल्ट मेथड की यहाँ पे बॉडी है जिसमें हमने आउटपुट प्रिंट कराया, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं है। फंक्शनल इंटरफेस में हमने पढ़ा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा और डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप ये चीज लिखोगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती, तो डेफिनेटली जो आपकी कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, उस पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मूवी में एक डायलॉग था कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। सिमिलरली आपको ये याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप ये चीज लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स तो जरूर मिल ही जाएगा, कुछ भी नहीं आता हो, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसको प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज है, राइट। तो स्टैटिक मेथड बनाया हमने यहाँ पे एक। उसके बाद हमने एक पब्लिक क्लास बनाई है डिफॉल्ट मेथड इम्प्लीमेंट सेबल के नाम से। यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को देख सकते हैं इम्प्लीमेंट करा है। उसके बाद हमने क्या किया है, बस कॉल किया है किसको? डिफॉल्ट मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, स्टैटिक मेथड को कॉल करके जस्ट आउटपुट में क्या आएगा? जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में हमने आउटपुट की लाइंस लिख रखी है वो आया। ठीक, तो होपफुली स्टैटिक मेथड, डायनामिक मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। एक चीज मैं बताता हूँ, कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है स्टैटिक मेथड और डायनामिक मेथड को बता दो क्या होता है शॉर्ट में, या कभी कभी डिफरेंस भी आता है, तो इसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैटिक मेथड एक स्टैटिक मेंबर है किसका? इंटरफेस का, जो कि ओवररिडन नहीं हो सकता। किसमें? एज विद द क्लास। ओवरराइडिंग का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट स्टिल मैं बता दूं, जावा में मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? जब एक सब क्लास का जो चाइल्ड क्लास होती है उसका नेम सेम रहता है किसका? पेरेंट क्लास की तरह, पेरेंट क्लास की नेम से सेम रहता है, राइट, तो उसको हम ओवररिडन बोलते हैं। तो स्टैटिक मेथड इज द स्टैटिक मेंबर टू द इंटरफेस कांट बी ओवररिडन। तो स्टैटिक मेथड कांट बी overridden, while on the other hand default method is the default implementation of a method which might be, कंफर्म नहीं है ओवररिडन होगा लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा आपका फंक्शन इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला पॉइंट। थर्ड, कई बार क्या होता है 2 मार्क्स में स्टैटिक मेथड एंड डिफॉल्ट मेथड का आपसे डिफरेंस पूछ लेगा। तो 2 मार्क्स में आप ये डिफरेंस लिख सकते हो। 4 पॉइंट है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है, सिमिलरली वही पॉइंट है। स्टैटिक मेथड इंटरफेस से बिलोंग करता है, वाइल ऑन दी अदर
डिफॉल्ट मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं, जो चीज मैंने आपको बताई जस्ट वही है। और स्टैटिक मेथड को हम इन्वोक कर सकते हैं ओनली ऑन इंटरफेस नॉट ऑन द क्लास। इसमें क्या लिखा है, इट कैन बी इन्वोक्ड इंटरफेस एज वेल एज क्लास, ठीक है। तो इसको इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटिंग क्लास बोथ कैन हैव स्टैटिक एंड सेम नेम विदाउट ओवरराइडिंग ईच अदर, while on the other hand we can override the default method। जो अभी मैंने जस्ट आपको लाइन बताई है ओवररिडन वाली, वो इसमें ऐसा डिफरेंस लिखी हुई है। फोर्थ पॉइंट है, इट कैन बी यूज्ड इन यूटिलिटी मेथड। यूटिलिटी मेथड जस्ट आपको अभी बताया मैंने क्या होता है, एंड इट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड कॉमन फंक्शनलिटी इन ऑन इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। तो ये 4 पॉइंट है, इनको अच्छे से देख लेना आप। 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख के आना। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो है जावा 64 इनकोड एंड डिकोड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इसके भी चांसेस बनते हैं 7 मार्क्स में क्वेश्चंस के। तो जावा बेस 64 इनकोड डिकोड को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बेस 64 क्या होता है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उनको बेस सिस्टम पता होगा। बेस 64 क्या है, एक इनकोडिंग स्कीम है जो क्या करती है, किसी भी बाइनरी डेटा को 0 1 0 1, कोई भी बाइनरी डेटा होगा उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ABCD इसमें कन्वर्ट करती है, मतलब सो दैट इनकोडेड टेक्सचुअल डेटा कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड ओवर द नेटवर्क अनकरप्टेड विदाउट एनी डेटा लॉस। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई अपना मैसेज हेलो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर पहुंचाना है यहाँ पे, और हम नहीं चाहते उस मैसेज को बीच में कोई पढ़े, तो हम उसको इनक्रिप्टेड कर देते हैं। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है ये। तो बेस 64 क्या करता है, किसी भी बाइनरी डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि अगर वो किसी नेटवर्क से हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो बिना करप्ट हुए, बिना कोई डेटा को लॉस करे वो ट्रांसफर हो जाए, राइट। तो जावा 8 आने से पहले क्या था, फॉर मेनी इयर्स जावा हैज प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर बेस 64 बाय नॉन पब्लिक क्लासेस। जावा 8 से पहले नॉन पब्लिक क्लास के थ्रू ये काम होता था, ताकि इससे क्या एक नुकसान था कि बार बार हम एक ही चीज को यूज नहीं कर पा रहे थे, एक बार क्लास बना के उसको रीयूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो नॉन पब्लिक क्लास थी, राइट। तो फिर जावा 8 में क्या हुआ, जावा 8 में बेस 64 इनकोड एंड डिकोड का मेथड्स इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले हम क्या यूज कर रहे थे, जावा डॉट यूटिल प्रीफेस बेस डॉट बेस 64, सन माइक्स मिस डॉट बेस 64, मतलब ऐसी कोई नॉन पब्लिक क्लासेस थी उनको यूज कर रहे थे जिनका काफी लिमिटेड यूज था। बट जावा ने क्या किया, जावा 8 के साथ साथ बेस 64 में इंक्रिप्शन से डील करना। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब आप सब जानते हो, इंक्रिप्ट करना किसी भी मैसेज को, फिर उसको डिक्रिप्ट करना, यानी प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ताकि और कोई उस मैसेज को ना पढ़ सके। बेस 64 में ये सब चीजें आई, और उसके साथ एक नई क्लास आई क्या, सॉरी नया पैकेज आया क्या, जावा डॉट यूटिल डॉट बेस 64। ये आपका पब्लिक पैकेज था बिल्कुल, इससे जो थी चीजें और इजियर वे में हम कर पाते थे, राइट। इस क्लास में क्या थी, 3 डिफरेंट इनकोडर एंड डिकोडर आए, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपना नाम बताना है किसी को, ऋतिक, और उसके साथ साथ मुझे अपना ATM का पिन कोड बताना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल XYZ कुछ मेरा पिन कोड है, उसको मुझे मैसेज करना है, और ये इसको क्या करूंगा, मैं एक फॉर्मेट में फॉर्मेट बदल के 1 1 1 2 3 इस फॉर्मेट बदल के यहाँ पे जाऊंगा, भेज दूंगा, वो फॉर्मेट 1 2 3 आएगा, फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा। तो यही एक तरह से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट होता है। आगे से कंप्यूटर नेटवर्क में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये 3 तरीके का होता है जावा बेस 64 में। पहला होता है बेसिक इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, दूसरा URL फाइल नेम इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, तीसरा होता है माइम। माइम क्या होता है, माइम की फुल फॉर्म में आपको बताऊंगा, उससे पहले आप ये याद रखो कि बेस 64 में होता क्या, बेसिक इनकोडिंग एंड डिकोडिंग बता देता हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसके बारे में बात करी जाती है। तो बेसिक इनकोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं है, बस है क्या, मैं आपको एक इमेज से बताऊंगा कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल A to Z, मतलब कोई अल्फाबेट है ABCD, ये अप टू जेड। फिर हमारे पास ABCD ये कैपिटल थे, ये स्मॉल थे, अप टू जेड। फिर 0 1 2 3 4 अप टू 9, फिर प्लस फॉरवर्ड स्लैश। तो हम क्या करेंगे, A को मार्किंग दे देंगे 1, बी को मार्किंग दे देंगे 2। बेसिकली जो हमने रीजनिंग वगैरह में करते हैं, कई बार देखते हैं, वो ही काम किया है। आप इस फिगर में देखो, ऑल्दो थोड़ा सा फिगर क्लियर नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट को ग्रैब करो। यहाँ पे हमने वैल्यू क्या है, 0।
जीरो को हमने क्या कर दिया, बेस 64 ऑफ ए, वन को क्या कर दिया बी, तो मतलब एक तरह से डिकोड कर दिया है, ठीक है, एंड इनकोड कर दिया, राइट। अब रिसीवर पॉइंट पे जाकर के हम इसको डिकोड कर लेंगे। तो जी ए से लेके हमने क्या करा जेड तक, ये कितने हो गए 25। फिर हमने स्मॉल ए से करा जेड तक, ये कितने हो गए आपके 51। फिर हमने 0 1 2 3 4 5 9 तक हो गए 61। फिर ये हो गए 62 63 प्लस फॉरवर्ड, तो ये टोटल 64 होते हैं। अब समझ में आया आपको बेस 64 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमने इनकोड करा है ए बी सी डी को 0 1 2 3 में इनकोड करा है, टोटल कितने हैं 26 26 26, ठीक है। और फिर ये कितने हो गए, ये कैपिटल वाले ए, ये स्मॉल वाले ए, फिर ये आपके दो प्लस एंड फॉरवर्ड स्लैश, और फिर ये आपके 10 डिजिट्स, राइट। तो ये कितने हो गए आप देख सकते हैं, टोटल 64 हो गए, इसलिए हम बेस 64 बोलते हैं। सिमिलरली बेसिक इनकोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, यही जो मैंने बताया वही काम होता है, किसके द्वारा होता है, RFC 4648, RFC 2045। अब ये चीज क्या है, ये इनकोडिंग डिकोडिंग मैकेनिज्म का नाम है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें नहीं जाना, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है और एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। तो बस हमें याद क्या रखना है, बेसिक इनकोडिंग डिकोडिंग में जीरो जीरो का हो जाता है ए, वन का हो जाता है बी। अगर आप पे टाइम हो तो पूरी चार्ट भी बना सकते हैं। स्पेसिफिकली RFC 4648 इन मैकेनिज्म एंड RFC 2045 मैकेनिज्म का यूज होता है। ये क्या करता है, कोई भी लाइन सेपरेटर को ऐड नहीं करता, और जितने भी 64 अल्फाबेट जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा है, इसके अंदर कोई अल्फाबेट आ रहा होगा तो एक्सेप्ट करेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा है आपका URL फाइल नेम इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें क्या होता है, RFC 4648 ही यूज होती है। ये आप इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये चीज है क्या, ये इनकोडिंग डिकोडिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो RFC 4648 मैकेनिज्म यूज होता है इनकोडिंग डिकोडिंग ऑपरेशंस के लिए। ये भी कोई लाइन ऐड नहीं करता कैरेक्टर को सेपरेट करने के लिए, इन द सेंस हमें लिखना है कुछ भी ABCD लिखना है, तो 2 3 4 कोई भी स्पेसिफिक लाइन सेपरेटर यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। द डिकोडर रिजेक्ट दैट डेटा दैट कंटेन कैरेक्टर आउटसाइड, हाँ सेम वही बात है जो भी हमने पढ़ी। अगर इसके बाहर का कोई भी डेटा होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अभी मैं इसको शॉर्ट में बता दूंगा, अगर आपको चीजें समझने में दिक्कत आ रही होगी, होपफुली वैसे नहीं आ रही होगी, बट स्टिल मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं माइम। माइम की फुल फॉर्म एक बार पहले एक बार देख लीजिए, ऑल्दो आपसे पूछेगा नहीं कि माइम की फुल फॉर्म बताइए, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। तो माइम की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीपर्पस इंटरनेट। ये होता क्या है, बेसिकली कुछ नहीं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, और ताकि हमारा जो है डेटा कहीं करप्ट ना हो। तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसकी फुल फॉर्म है। और काम इसका यही है कि हम अगर एक नेटवर्क पे अपनी डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो अनकरप्टेड और विदाउट एनी लॉस चला जाए, राइट। ठीक है, तो माइम में क्या होता है, माइम भी बिल्कुल बेस 64 की थर्ड टेक्निक है। इसमें RFC 2045 ही इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज याद करना है, ये इनकोडिंग डिकोडिंग मैकेनिज्म है, ये यूज होता है इसमें। द इनकोडेड आउटपुट मस्ट बी रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ नंबर ऑफ मोर देन 76 कैरेक्टर। इसका जो आउटपुट आता है वो बहुत लंबा कैरेक्टर में आता है, और इसमें भी कोई लाइन सेपरेटर नहीं होता, और बेस 64 से टेबल से बाहर की चीज आई, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर की चीज आई तो उसको रिजेक्ट करता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको डिटेल बता दिया। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ गया तो आप सीधे लिखना, जावा बेस 64 इनकोड डिकोड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ताकि हम किसी भी नेटवर्क पे इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो डाटा लॉस ना हो। और ये तीन तरीके का होता है, पहला सिंपल इनकोडिंग डिकोडिंग, दूसरा URL फाइल नेम इनकोडिंग डिकोडिंग, तीसरा माइम। ठीक है, तो सिंपल आप समझ गए, आउटपुट मैप होता है A to Z कैपिटल A to Z स्मॉल 0 to 9 प्लस फॉरवर्ड स्लैश, इसमें इनकोड होता है, इसी में डिकोड होता है, ठीक है। URL क्या होता है, ये भी सेट ऑफ कैरेक्टर सिमिलर से डिकोड होता है। इसका आउटपुट क्या आता है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसका आउटपुट URL फाइल नेम आता है। और माइम का आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है एक रिप्रेजेंटेड होती है जो बहुत बड़ी लाइन होती है, इसको भी हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो इसकी बेसिकली दो नेस्टेड क्लास होती हैं, पहली बेस 64 डिकोडर, दूसरी बेस 64 इनकोडर। ये क्या करती है, ये डिकोड करती है, ये इनकोड करती है, ठीक है। इनको कौन सी मैकेनिज्म यूज होती है, RFC 4648 RFC 205, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी ये इसका कोड है, अगर आपसे कोड
तभी पूछेगा अगर ये क्वेश्चन आपसे 7 मार्क्स में आता है, 7 मार्क्स में, कि जावा बेस 64 इनकोड एंड डिकोड का कोड लिखिए विद प्रोग्राम, आप एक्सप्लेन कीजिए। ऑल्दो अगर आप ये चीज लिखोगे, ये तीनों टाइप लिखोगे, नेस्टेड क्लास लिखोगे, तो आपके 2 से 3 पेज भर जाएंगे। स्टिल अगर आपके पास है टाइम बचता है, तो ये वाले कोड आपको अच्छे से करने हैं। ये आप एज इट इज देख लीजिएगा, इन कोड को, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका प्रोग्राम है किसका? बेसिक इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का। इसमें हमने करा कुछ नहीं है, मेथड्स को यूज करा है, इनकोडर को गेट करा है, बाइट एरे बनाइए, फिर एक बाइट एरे को इंक्लूड करा है। तो काफी जो है लंबा प्रोग्राम है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो। तभी रिकमेंड करूंगा मैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, राइट। दूसरा प्रोग्राम है आपका यूआरएल इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। जो मेन पॉइंट मुझे आपको दिखाना है वो ये दिखाना है कि देखो इसका जो आउटपुट आएगा, अभी हमने बात करी थी किस में आएगा, आउटपुट यूआरएल और फाइल नेम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनकोडेड यूआरएल आएगी, एक डिकोडेड यूआरएल आएगी। आउटपुट मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में एक इनकोडेड यूआरएल है, डिकोडेड यूआरएल है। यूआरएल नहीं लिखी है मैंने, लेकिन आंसर इसका यूआरएल की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब थर्ड जो है, उससे पहले हम आपको बता दें, बेस 64 के दो मेथड होते हैं मेन। ऑल्दो मेथड कई सारे होते हैं, लेकिन दो मेथड हैं बेस 64 के, एक गेट डिकोडर, एक गेट इनकोडर, जो हमने यहाँ पे यूज भी किया है, ठीक है, प्रोग्राम में। तो अगर आप इन मेथड्स को भी याद कर लोगे तो भी आपको प्रोग्राम्स को एज सच याद करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं मेथड को यूज करके क्या करना है, डिकोड एंड इनकोड करना है। सिमिलरली बेस 64 के मेथड होते हैं, बेस 64 इनकोडर्स के मेथड होते हैं, बेस 64 डिकोडर्स के मेथड होते हैं। क्योंकि ये काफी वास्ट टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क में भी इसको पढ़ाया था, लेकिन हमारे सिलेबस में जितनी नीड है मैंने सिर्फ उतनी चीजें डिटेल में डिस्क्राइब करी है। उसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट टॉपिक, लास्ट प्रोग्राम है माइम इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, मेन में जो चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आउटपुट है। क्योंकि इसमें मैंने बोला था 76 कैरेक्टर्स का वो आएगा आउटपुट। तो देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, उसमें आउटपुट आ रहा है, फिर आपका डिकोडेड मैसेज भी आ रहा है। तो मेन मेन चीज यही है, बाकी प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है, बस पैकेज बनाया है। फिर हमने वो वाली क्लास जो बताई थी आपको वो इम्पोर्ट करी है। फिर हमने क्या, एक माइम इनकोडर बनाया। तो ये सारी चीजें हमने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बट मेन चीज हमारा क्या है, यहाँ पे एक आउटपुट आ रहा है यूआरएल में, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है एक लंबा सा मैसेज। और ये देखो सिंपली, अगर आपको बहुत ज्यादा टिपिकल लग रहा है ये टॉपिक, तो बस आपको याद क्या करना है, ये वाली लाइनें याद करनी है। ये 4 लाइन याद कर लोगे, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये वाली टेबल समझ लोगे, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें तो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।